हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आरबीआई के कार्य और उससे संबंधित जो इश्यूज हैं उनकी चर्चा कर रहे थे और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और उससे संबंधित जो निदेशक बोर्ड हैं उनकी चर्चा कर लिया था। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पिछले दिनों एक न्यूज काफी चर्चा में थी कि आरबीआई ने भारत सरकार को रिकॉर्ड मात्रा में जो है वो सरप्लस को हस्तांतरित किया हुआ है। तो अगर आप देखें तो विगत दिनों में आरबीआई के इस सरप्लस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो क्या है ये सरप्लस, क्या होता है कि जैसे क्या है कि आरबीआई जो है की जो इनकम है, आरबीआई की जो इनकम है, आरबीआई की इनकम कहाँ से आती है। तो आरबीआई की इनकम का जो प्रमुख स्रोत है वो जैसे विदेशी मुद्रा भंडार और सरकारी प्रतिभूतियों पर जो ब्याज प्राप्त होता है, और साथ ही साथ बैंकों को जो वो ऋण देता है जैसे रेपो ऑपरेशन और बैंक दर या शॉर्ट टर्म के लिए जो बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है आरबीआई, उसके तहत आरबीआई को जो बेनिफिट होता है। साथ ही साथ आरबीआई के कुछ अपने एक्सपेंडिचर भी हैं, जैसे कि करेंसी नोटों की छपाई, कर्मचारियों को वेतन और जो भत्ते होते हैं, और इसके साथ ही साथ बैंकों और डीलरों को तमाम प्रकार के शुल्क एवं कमीशन भी आरबीआई को देना पड़ता है। तो इन सब इनकम और एक्सपेंडिचर को निकाल करके साथ ही साथ आरबीआई को एक निश्चित अमाउंट के रूप में रिस्क प्रोविजन के लिए एक फंड रखना पड़ता है। यानी कि जब कोई आरबीआई की आपात स्थितियां या फिर जो है बैंकिंग प्रबंधन को लेकर के ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए आरबीआई अपनी जो सरप्लस है उसमें 5.5% टू 6.5%, 5.5% टू 6.5% का जो फंड है वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट के रूप में रखता है। इन सब के बाद जो अमाउंट शेष बचता है वो आरबीआई का सरप्लस कहा जाता है। तो अब इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो इसके सरप्लस को निर्धारण करने के लिए जो है 2019 में बिमल जलान कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या हुआ 2014-15 में इसके सरप्लस को लेकर के आरबीआई और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कुछ जो है विवाद टाइप की स्थिति बनी हुई थी, एक प्रकार का जो है मुद्दा बना हुआ था। तो उसको ठीक करने के लिए, उसमें स्पष्टता लाने के लिए 2019 में बिमल जलान कमेटी का गठन किया गया था। तो इस कमेटी ने जो है दो चीजों पे बातचीत किया। पहला उन्होंने क्या कहा कि आरबीआई को जो कॉन्टीजेंट रिस्क बफर, सीआरबी जिसे कहा जाता है, उसको एक निश्चित मात्रा में मेंटेन करना होगा। दूसरा उन्होंने बताया कि जो कैलकुलेशन है सरप्लस का, उसके फार्मूले को उन्होंने डिफाइन किया। तो ये क्या होता है, उन्होंने कहा सीआरबी क्या होता है कि जो है उन्होंने बताया कि बिमल जलान कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया था उसमें उन्होंने कहा था कि आरबीआई को अपनी बैलेंस शीट का कम से कम 5.5% से 6.5% तक एक जो है अमाउंट कॉन्टीजेंट बफर के रूप में रखना होगा। इससे क्या होगा कि इससे क्या है कि आरबीआई को जो हमने बातचीत किया कि इसको जो कठिन दौर में जो है वो इसे यूज करेगा। कैलकुलेशन का फार्मूला उन्होंने क्या बताया कि जो इनकम होगी आरबीआई की और एक्सपेंडिचर और माइनस रिस्क प्रोविजन, वो क्या होगा, वो होगा आपका सरप्लस। अब इस सरप्लस के लिए जो है एक फाइनल अप्रूवल करना होगा। वो अप्रूवल आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड करता है कि इतने अमाउंट को जो है वो को गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाए। तो अब जरा देखिए यहाँ पे जो ये सरप्लस है, इस सरप्लस को जो है वो आरबीआई अभी तक क्या है मेंटेन करता है कि 5.5% का जो है बफर वो रख ले, उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तांतरित कर दे। तो आरबीआई ने ये कोशिश किया है कि मिनिमम अपने खर्च को रखे
और साथ ही साथ ज्यादा मात्रा में जो है वो सरप्लस को सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तांतरित कर सके। इससे क्या होगा, इससे आरबीआई इससे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा कि वो अपने जो राजकोषीय घाटा है उस राजकोषीय घाटे को कम करने में उसको मदद मिलेगी। दूसरा, विकासात्मक जो गतिविधियां हैं उनको क्या है सरकार उसको बढ़ावा देगी। बजट के लिए अतिरिक्त सरकार को क्या है फंड उपलब्ध हो पाएगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा क्या जा सकता है, तो पहली बात ये पूछी जा सकती है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो ईसीएफ है यानी आर्थिक पूंजी ढांचा, इसको डिफाइन करने के लिए आरबीआई के द्वारा कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो बिमल जलान कमेटी बनाई गई थी। दूसरी चीज जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि वर्तमान में इस कमेटी ने कितना अमाउंट अपनी बैलेंस शीट का आरबीआई को कॉन्टीजेंट रिस्क बफर के रूप में रखने का निर्देश दिया है, तो 5.5%, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि जो ये आरबीआई को ये सरप्लस ट्रांसफर करने का राइट मिला हुआ है वो किस के माध्यम से मिला हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि जो आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 47 है इसके माध्यम से जो है इसे जो है आरबीआई को ये मैंडेट है कि वो सरप्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, आशा है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो दूसरी चीज है कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का। तो इसके तहत जो न्यूज है पिछले 1-2 सालों में उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन होता है, वो आरबीआई होता है। अब जैसे आप लोगों को ये बात पता है कि 1991 में सरकार के द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू इसके लिए एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 चीजों को भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो स्वीकार किया गया। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि उदारीकरण, जो भारत में जो औद्योगिक गतिविधियां थी उनकी लाइसेंसिंग थी, उनकी प्रक्रिया जो थी उनको उदार किया गया। ये किया गया कि जो है कि भारत से बाहर के जो व्यापार हैं उनको भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भारत में जो है व्यापार करने की अनुमति मिली। प्राइवेटाइजेशन, इसका क्या मायने था, मायने ये था कि जो अधिकांशतः जो कंपनियां थी पीयूसी थे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टनरशिपिंग हुआ करता था और उसको धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट ने उसका निजीकरण करना शुरू किया। तो उसमें भारत सरकार ने अपनी जो हिस्सेदारी थी उसको कम करने का निर्णय लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको जो है उसमें जो है उनमें अपनी शेयरधारिता को बढ़ाया और उसमें उसकी वजह से जो है कंपनियों को बेनिफिट हुआ और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हुआ, कार्यदक्षता में वृद्धि हुई। ग्लोबलाइजेशन यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया। तो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई उसकी वजह से जो ट्रेड है, व्यापार, उसमें वृद्धि हुई। साथ ही साथ कैपिटल का जो फ्लो है वो भारत में भी बढ़ा, क्योंकि विदेशी कंपनियों ने जब भारत में एंट्री की तो भारत में विदेशी मुद्रा का जो आवक है वो बढ़ गई। तो इसलिए विदेशी मुद्रा के प्रबंधन के लिए जो है एक अथॉरिटी बनाई गई, कानून पास किया गया। आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे फेमा एक्ट 1999, ठीक है। तो इसमें आरबीआई की भूमिका बढ़ गई। तो आरबीआई की भूमिका क्या हो गई, बढ़ी, और साथ ही साथ इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट, और जो विदेशी जो मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा जो बाजार है, उसकी जो गतिविधियां बढ़ गई। और ऐसी दशा में आरबीआई यहाँ पे एक मुख्य रेगुलेटर के रूप में कार्य करना शुरू किया। तो अब इसके थ्रू क्या करता है आरबीआई, तो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो ये क्या करता है, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट,
दूसरा, मार्केट में जो विदेशी मुद्रा है से संबंधित जो स्थितियां हैं उसकी अस्थायित्व बनाने का काम करता है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है और फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करता है। तो यहां पे जो बात महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि अब देखिए फॉरेक्स जो रिजर्व है उसमें कुल मिला करके ये 4 कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। पहला, फॉरेन करेंसी एसेट्स एफसीए, दूसरा गोल्ड रिजर्व्स, तीसरा एसडीआर और चौथा रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, यानी आईएमएफ में जो एक रिजर्व रखता है आरबीआई, एक तो वो है। तो कुल मिलाकर के जो न्यूज थी वो ये थी कि जो आरबीआई की जो नवीनतम रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत का जो गोल्ड रिजर्व है वो 120.742 बिलियन डॉलर का हो गया है, यानी ये रिकॉर्ड स्तर पे गोल्ड रिजर्व में वृद्धि हुई है। तो अब इसमें जो चीज जाननी है आपको ये कि जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें गोल्ड की जो ये मात्रा बढ़ी है उसके क्या रीजन है। तो पहली चीज तो ये है ये देखिए जरा, विगत वर्षों में आरबीआई का जो गोल्ड रिजर्व है, अब जरा देखिए 2018-19 में क्या था, ये 618.2 टन, 1920 में 661.4 टन, फिर आगे जो है 2021 में 69.95.3 टन, और ऐसे ही इसमें देखिए 24-25 में ये क्या है 879.5 टन का जो है गोल्ड रिजर्व हो गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो एक ट्रेंड पाएंगे। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि इसमें लगातार वृद्धि हुई है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है, अगर स्टेटमेंट्स बेस की चीजों को अगर आप देखें तो एक तो ये पूछ सकता है कि जो आरबीआई का जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज रिजर्व है उसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो ये आप 4 कंपोनेंट जिसकी चर्चा हमने आपसे कर लिया है। दूसरा, आपसे स्टेटमेंट ये पूछ सकता है कि विगत 5 सालों में आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है। तो दोनों बातें ठीक है। और एक और चीज पूछ सकता है कि जो ये फॉरेन करेंसी एसेट्स है एफसीए, इसमें कौन कौन सी मुद्रा इंक्लूड होती है। तो आप पाएंगे कि जो फॉरेक्स जो रिजर्व है इसमें जो उसमें जो है फॉरेक्स रिजर्व ट्रेंच में इसमें यूएस डॉलर, पौंड स्टर्लिंग, जापानी येन, ये मुद्राएं इंक्लूड होती हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज इसी से संबंधित चर्चा में थी कि आरबीआई द्वारा जो गोल्ड रिजर्व है उनमें से कुछ मात्रा वो जो है वो विदेशों में भी रखता है। तो पिछले दिनों आरबीआई ने क्या किया कि 100 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से 2024 में वापस मंगा लिया। 100 टन गोल्ड, कितना रिजर्व रखा हुआ था? 413.8 टन गोल्ड जो था वो रखा हुआ था भारत ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में, और उसे जो है आरबीआई ने उसमें से 100 टन वापस मंगा लिया है। तो इसका क्या कारण था? तो एक तो कारण यह था कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था तो उस दौरान पश्चिमी देशों के द्वारा ये धमकी भी दी जा रही थी कि वो जो विदेशी संपत्तियां हैं वो क्या है कि वो फ्रीज कर ली जाएंगी। तो ये जो है इसका एक प्रकार से क्या है, पश्चिमी देशों ने इस प्रकार का फियर दिखाया
तो बहुत सारे देशों ने क्या किया कि अपना जो है गोल्ड रिजर्व जो वहां पे रखा हुआ था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, तो वहां से उन्होंने अपने देश वापस मंगाना शुरू किया। दूसरा क्या है कि एक और चीज है कि जैसे क्या है कि जब भारत सरकार या कोई अन्य देश बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो गोल्ड रखता है, तो उसके बदले में उसे कुछ ब्याज भी देना होता है। तो लागत में कमी जो है करने के लिए जो है इस चीज का ये कदम उठाया गया कि वो उससे क्या है कि भारत सरकार का एक लागत में भी कमी होगी। तो अब वहां से जो भारत सरकार ने गोल्ड वापस मंगाया, तो जो भारत सरकार के कुछ वाल्ट्स होते हैं, आधुनिक वाल्ट्स, जैसे एक तो मुंबई में है और दूसरा नागपुर में है। तो एक मुंबई और नागपुर में, तो इसमें जो है इन्होंने क्या किया कि अपने गोल्ड को रिजर्व को रख दिया है। तो अब देखिए जरा, इसको लाने से क्या भारत के जो गोल्ड जो स्टॉक है क्या उसमें कोई चेंजेज आए हैं? तो नहीं आए हैं, क्योंकि वो केवल स्थान का परिवर्तन हुआ था। जो बैंक ऑफ लंदन में रखा हुआ था उसे निकाल करके जो है वो भारत सरकार ने अपने वॉल्ट्स में सुरक्षित रख लिया है। तो इसमें कोई चेंजेज नहीं आए हैं। तो वर्तमान जो स्थिति है मार्च 2025 के अनुसार 879.5 टन का गोल्ड रिजर्व भारत सरकार का हो गया है। और अगर आप ऐतिहासिक स्तर पे देखें तो एक दौर था जब 1991 में भारत सरकार को अपनी आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा था आईएमएफ में। बीओपी क्राइसिस चल रही थी भारत की, और भारत ने अनेक जो वैश्विक संस्थाएं हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कर्ज मांगा। क्योंकि भारत की जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, वो ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कर्ज देने से मना कर दिया। और उसके बाद भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि उन्होंने जो है कुछ गोल्ड को गिरवी रख करके अपनी आयात आवश्यकताओं को पूरा किया था। हालांकि बाद में उसको भारत सरकार ने उस गोल्ड को जो है जो गिरवी रखा था उसे छुड़ा लिया था। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने 200 टन गोल्ड को खरीदा भी था। ठीक है ना, एक वो दौर था जब हमें अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। बाद में भारत सरकार ने इस रिजर्व को क्या किया और मेंटेन किया। ठीक है, तो ये चर्चा हम लोगों ने कर ही लिया है कि क्यों ऐसा किया। कॉस्ट सेविंग के लिए, अपने गोल्ड को अपने देश में लाने से जो डॉलर पर निर्भरता है उसको भी कम करना एक था। और दूसरा क्या था, जोखिम में कमी, जो हमने आपसे बताया कि जो वैश्विक परिस्थितियां चल रही थी उससे सिक्योरिटी के लिए भी क्या था कि वो जरूरी स्टेप था। तो इसमें दो तीन चीजें ध्यान में रखना है कि एक तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है वो ये है कि जो भारत सरकार है वो अपनी कुछ मात्रा में गोल्ड को जो है विदेशों में भी रखता है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड वहां से कुछ कितने टन उन्होंने गोल्ड को वापस मंगाया है, तो तकरीबन 100 टन। बाद में भी उसे मंगाने की जो है प्रक्रिया चल रही है। और उसे कहाँ पे आधुनिक वॉल्ट कहाँ पे है, तो मुंबई और नागपुर में है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आगे अब देखिए हम लोगों ने जैसे एक चीज हमने कहा कि आरबीआई किस तरह से इंश्योरिंग मार्केट स्टेबिलिटी, जो मार्केट है उसको कैसे स्टेबल बनाने का कार्य करता है। तो पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि
एक तो ये कि वो जो है विदेशी इसको मैनेज करने का काम करता है, दूसरा विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज वो भी क्या करता है, वो आरबीआई नियंत्रित करता है। तो फेमा एक्ट के तहत हुआ क्या, यहां पे एक केस स्टडी के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि मार्च 2026 में जो रुपया है वो काफी डिप्रिशिएट हुआ और वह $1 के अकॉर्डिंग रुपए की जो कीमत है वो 95 रुपीज हो गई, 95 रुपीज पर डॉलर हो गया। यानी कि मतलब ये कि अगर किसी को डॉलर की परचेजिंग करनी है, $1 के बदले में उसे 95 रुपीज पे करनी है। तो ये क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज। डॉलर के पर्सपेक्टिव में फॉरेन एक्सचेंज क्या है, $1 इक्वल टू 95 रुपीज। यानी ये हाई कॉस्ट जो है हाई कॉस्ट हो गया डॉलर के पर्सपेक्टिव में। अब ये कहा गया कि इसका मतलब क्या है कि रुपया जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है। पहले क्या था कि $1 में कितना रुपया आरबीआई को देना है वो कौन तय करता था, वो तय करता था आरबीआई। यानी कि ये फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज कहा जाता था कि $1 में 95 रुपीज या $1 में कितना रुपीज देना होगा वो आरबीआई तय करता था। लेकिन बाद में इसे क्या किया गया कि इसे बाजार की जो शक्तियां हैं, डिमांड एवं सप्लाई, उसके ऊपर छोड़ दिया गया कि जैसे मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कि इस सिचुएशन में ज्यादा रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो डॉलर अगर बाजार में ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि रुपया मजबूत होगा, अगर डॉलर कम है तो रुपया कमजोर होगा यानी डिप्रिशिएट होगा। यह सिचुएशन थी। इसका कारण क्या था, प्राइमरी काज क्या था, हाई क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। ज्यादा मात्रा में जो है वो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया जा रहा था, क्योंकि जो विदेशी जो क्राइसिस थी, खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, दूसरा जो है अरब इजराइल और इन दक्षिण पूर्व के देशों में जो संकट चल रहा था, उनकी वजह से जो है ये सिचुएशन बनी हुई थी। तो ऐसी मात्रा में जो है वो डॉलर की डिमांड बहुत अधिक मात्रा में हो गई, यानी रुपए की जो वैल्यू है वो गिर गई। तो आरबीआई ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम जो है हम स्पेशल फॉरेक्स विंडो खोल रहे हैं, खास तौर से क्रूड ऑयल के पर्सपेक्टिव कि उन्होंने कहा कि हम स्पेशल विंडो खोल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट्स स्पेशल फैसिलिटी डायरेक्टिव टू ऑयल कंपनीज बाई डॉलर्स डायरेक्टली फ्रॉम यू अस नॉट द ओपन मार्केट। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई ने जो ऑयल कंपनीज हैं उनको ये गाइडलाइन दिया कि आप सीधे मार्केट से डॉलर मत खरीदो, आप डॉलर मार्केट से ना खरीद करके आप क्या करिए, हमसे खरीदिए। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई ने क्या किया कि एक स्पेशल विंडो ओपन कर दिया। अब इसका क्या हुआ फायदा, ऑयल कंपनीज ओपन डॉलर फ्रॉम आरबीआई, मार्केट इंपैक्ट, रिड्यूस प्रेशर एंड वोलाटिलिटी। मतलब क्या था कि जब ज्यादा मात्रा में ऑयल कंपनियां डॉलर की डिमांड कर रही थी तो मार्केट में अनस्टेबिलिटी बन गई थी और लगातार रुपया कमजोर हो रहा था। तो आरबीआई ने इसमें जो है हस्तक्षेप करके इस तरह से एक स्पेशल विंडो ओपन किया कि आप सीधे आरबीआई से डॉलर खरीदिए। तो ओपन मार्केट परचेजिंग जो थी यूएसडी की डिमांड ज्यादा थी वो क्या हो गया, कम हो गई और आरबीआई ने जो है इस चीज को कंट्रोल किया। आगे क्या होता है कि देखा यह गया कि जो 95 रुपीज पर डॉलर पड़ रहा था वो जाकर के 92-93 यूएस डॉलर में हो गया, यानी कि तकरीबन 2% का एप्रिसिएशन प्राप्त हो गया। और जो मार्केट में हाई वोलाटिलिटी चल रही थी वो क्या हो गई, वो
कम हो गई। तो आरबीआई इसके लिए और भी तमाम प्रकार के उपाय करता है, जैसे करेंसी स्वैप जो है देशों के साथ समझौता करता है, कि ऐसी सिचुएशन में क्या करता है कि वो निश्चित समय पर वर्तमान जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में किसी भविष्य की दरों पर जो है वो देशों के साथ समझौता करता है डॉलर और रुपए का। तो इसका भी उपाय लेकर के आरबीआई मार्केट में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को वो कंट्रोल करने का काम करता है, इसकी अस्थिरता को जो है वो मेंटेन करने का काम करता है। फिर आते हैं, यहां पे हम लोगों ने ये पढ़ लिया और ये टॉपिक कवर कर लिया। फिनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर, ये तो ओवरऑल हम लोग बाद में देखेंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर के जो टॉपिक है वो क्या है, बैंकिंग ऑपरेशन। बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है ना। तो क्या क्या बैंकिंग ऑपरेशन से संबंधित आरबीआई का क्या काम है, तो पहला काम क्या है, बैंकर्स टू बैंक्स। यह क्या है, बैंकों का बैंक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी बैंकों को ऋण प्रोवाइड कराने वाला या अंतिम ऋणदाता के रूप में भी यह जाना जाता है। इसे हम लोग चर्चा करेंगे। इशूज ऑफ करेंसी, यानी कि जो मुद्रा है उसके निर्गमन का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। डेप्ट मैनेजर ऑफ टू गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो डेप्ट को मैनेज करने का काम करता है आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है उससे संबंधित पिछले 1-2 सालों में कौन कौन सी चीजें चर्चा में थी। जो बैंकिंग सिस्टम है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो शेड्यूल्ड बैंक, दूसरा नॉन शेड्यूल्ड बैंक, और एक और डिवीजन चाहे तो उसको हम कर सकते हैं डेवलपमेंट्स बैंक। शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42(6)(a) में जो लिस्टेड होते हैं उन्हें हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। अब इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है कि मस्ट हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स 5 लाख, एलिजिबल फॉर ऑल आरबीआई फैसिलिटीज एंड रीफाइनेंसिंग, यानी आरबीआई की जो भी फैसिलिटी है, जो भी ऋण वगैरह है और उसकी मैनेजिंग से संबंधित जो चीजें हैं वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, आरबीआई की होती है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो अगर हम लोग देखें तो एक तो हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक दोनों टाइप के हो सकते हैं, ये पब्लिक सेक्टर के बैंक भी हो सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी हो सकते हैं। कमर्शियल बैंक किनको कहते हैं, यानी कि ये वो बैंक होते हैं जो मुख्य रूप से बेनिफिट अर्न करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, और इनका जो मेन दायित्व होता है वो लाभ कमाना और साथ ही साथ बैंकिंग व्यवस्था तक आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये जो है कमर्शियल बैंक्स के काम होते हैं। अब देखिए जरा इसमें कौन कौन से हैं, इन्हें 2 पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डोमेस्टिक और दूसरा फॉरेन बैंक्स, डोमेस्टिक बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। तो इसमें एक आरबीआई, एसबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड आरआरबी। ठीक है, एसबीआई का भी बैंकिंग का अपना एक डेवलपमेंट रहा है, तो इसे अलग करके देखते हैं। चूंकि एसबीआई जो है वो पहले आरबीआई के अंडर में काम कर रहा था, बाद में जो है नरसिंहम कमेटी
के रिकमेंडेशन के आधार पर जो है ये कहा गया कि बैंकों पर दोहरा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। दोहरा नियंत्रण इन सेंस ये कि कुछ बैंक ऐसे थे जिन पे आरबीआई का नियंत्रण होता था और कुछ बैंक ऐसे थे और जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण होता था। तो नरसिंघम कमेटी ने कहा कि ये बातें ठीक नहीं हैं, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था में एक सिंगल नियंत्रण होना चाहिए। आरबीआई का काम केवल और केवल रेगुलेशन होना चाहिए और बाकी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होनी चाहिए। तो उस तरह से फिर एसबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और नेशनलाइज बैंक का एक डेवलपमेंट है, उसके बारे में आप अपना जो ट्रेडिशनल पार्ट है उसकी चर्चा उसके तहत उसको रिवीजन कर लीजिए आरआरबी। दूसरा फॉरेन बैंक्स में देखेंगे तो स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी बैंक और सिटी बैंक, कुल मिलाकर के देखेंगे तो भारत में तकरीबन 43 विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं। उनमें से जो है सबसे अधिक जो ब्रांचेज हैं वो चार्टर्ड स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक की सबसे अधिक शाखाएं भारत में हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी बैंक हैं जिन्हें विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं विशेषीकृत बैंक या डिफरेंशिएटेड बैंक्स। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स फोकस करें अगर तो इसे हम दो पार्ट में देखते हैं, जैसे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है ना। तो जो पेमेंट्स बैंक हैं उनकी क्या फीचर्स हैं अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनके क्या फीचर्स हैं और ये चर्चा में क्यों थे, इन सारी चीजों को हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए कुछ बैंक ऐसे हैं जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स किसको बोलेंगे कि आरबीआई एक्ट 1934 का जो शेड्यूल 2 है उसमें इनकी चर्चा नहीं की गई है। दूसरा कि ये आरबीआई से किसी प्रकार की क्रेडिट फैसिलिटी इनको प्राप्त नहीं होगी, बशर्ते कि कोई ऐसी सिचुएशन कोई ऐसी इमरजेंसी ना उत्पन्न हुई हो। तो सामान्य परिस्थितियों में आरबीआई से ये कोई फैसिलिटी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और जो है तो इस तरह से ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक होंगे। अब देखिए कुछ डेवलपमेंट बैंक्स वो बैंक हैं, ये स्पेशल इंस्टीट्यूशन है एक प्रकार से। इनकी स्थापना क्या है, भारत के विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया, जैसे एक अलग अलग फील्ड के लिए, जैसे आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो इन्होंने क्या किया कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर में जो फिनांस की फैसिलिटी है उनको जो है ऋण उपलब्ध कराना। देखिए क्या है कि हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें मुख्य भूमिका क्या है, इंडस्ट्री की है। तो इंडस्ट्री को साख समय पे उपलब्ध हो पाए इसके लिए स्पेशल बैंक बनाया गया आईडीबीआई, ठीक है ना। एग्रीकल्चर एंड जो रूरल एरिया है उसमें फिनांस एंड रीफिनांस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है वो आरबीआई के थ्रू नाबार्ड का गठन किया गया और इसका मुख्य जो रोल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और जो रूरल सेक्टर है उसमें फिनांस की उपलब्धता सुनिश्चित करना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो गतिविधियां हैं उनको जो है फिनांस करने के लिए, एक्सपोर्ट फिनांस के लिए जो है आरबीआई के द्वारा एग्जिम बैंक की स्थापना की गई और हाउसिंग सेक्टर में जो है फिनांस या क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए एनएचबी की स्थापना की गई और इसी प्रकार से सूक्ष्म एवं लघु जो उद्योग है उनके लिए सिडबी की स्थापना की गई और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एनबीएफआई जो है वो बनाया गया। उसमें इस तरह से देखें तो इन बैंकों की स्थापना भारत के विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से किया गया। 24-25 में पब्लिक सेक्टर के बैंकों का रिकॉर्ड जो नेट प्रॉफिट है वो 1.78 लाख करोड़ का रहा है। 23-24 में अगर देखें तो 1.41 लाख करोड़ रुपए का जो है ये प्रॉफिट रहा है और इस हिसाब से देखें तो तकरीबन 26% की इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। तो अब जरा देखिए 24-25 में 1.78 लाख करोड़, 23-24 में 1.41 लाख करोड़, 22-23 104, इस तरह से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है
तो ये पूछा जा सकता है कि विगत वर्षों में जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनके बेनिफिट में लगातार वृद्धि हुई है। ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में पूछने का ट्रेंड हमेशा रहा है। तो एक सवाल ये पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट अर्न किसने किया है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट अर्न करने वाले जो बैंक हैं उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये दो बैंक आप याद रखिए, बाकी जरूरत नहीं है, पूछेगा नहीं, बट ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर के बैंक के संदर्भ में जो न्यूज थी वो क्या थी कि विगत वर्षों में इनके नेट बेनिफिट में लगातार वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, अब देखिए जरा, जो नेशनलाइज बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक है, इनका एक डेवलपमेंट है। तो उस डेवलपमेंट आपका वो ट्रेडिशनल पार्ट है, तो आप वहां से उसको रिवाइज कर लीजिएगा। कभी कभी जो है यूपीएससी वहां से इनके जो है इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी है। अगर आप देखेंगे पीवाईक्यू तो आपको आइडिया लग जाएगा कि विगत वर्षों में यहाँ पे भी यूपीएससी ने सवाल पूछे हुए हैं, तो उसे आप वहां से रिवीजन कर लीजिएगा। वर्तमान में पब्लिक सेक्टर की बैंकों की कुल संख्या कितनी है, तो नेशनलाइज बैंक 11 है और एक एसबीआई, तो 1 + 11, कुल मिला के 12 बैंक्स हैं। तो हम लोग बात करते हैं आरआरबी की, रीजनल रूरल बैंक्स। ग्रामीण क्षेत्रों में साख उपलब्ध कराने के लिए जो है शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975। शुरुआत में कुल 5 बैंक थे। और इसमें जो है आरआरबी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कैपिटल का डिवीजन किस तरह से है। सबसे पहले तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की 50% कंट्रीब्यूशन होता है। 35% जो है वो जो स्पॉन्सर्स बैंक होते हैं, प्रायोजक बैंक, %35, और राज्य सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट का, वो है 15%। इसे ध्यान में रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर देखें तो 2004-05 तक आरबीआई की कुल संख्या 196 तक हो गई, लेकिन चक्रवर्ती कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह कहा गया कि बैंकों का जो आरआरबीज हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, उनमें पूंजी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। बाद में केलकर समिति ने यह रिकमेंडेशन किया कि आरआरबी को, नए आरआरबी की स्थापना अब नहीं किया जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 2004-05 तक केवल 196 बैंक थे, उसके बाद इनके नए बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई और यह देखा गया कि 2025 में इनकी संख्या 43 थी, 43 से घटा करके कितनी हो गई, 28 हो गई। तो वर्तमान में जो आपके लिए करंट की बात है वो यही है कि वर्तमान में कुल 28 आरआरबी जो है वो कार्य कर रहे हैं। 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर के 28 आरआरबी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि जो इसका जो विलय है वो
1 to 3 चरण में पहले देखते हैं। 2005 टू 2006 से लेकर के 2009 टू 2010 तक 196 आरआरबी से घट करके 82 आरआरबी हो गए। उसके बाद 12-13 में से 14-15 तक ये 82 आरआरबी से घट करके 56 हो गए। उसके बाद 2021 तक ये 43 आरआरबी थे और वर्तमान में जो है 1 स्टेट 1 आरआरबीज के सिद्धांत पर इसे लागू किया गया है। 26 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 आरआरबीज कार्यरत है। अगर इनका स्ट्रक्चर देखें, इनका जो है विस्तार देखें, तो कुल 700 जिलों में 22,000 से अधिक इनकी शाखाएं हैं, जिसमें 92% जो इनकी ब्रांचेज हैं वो रूरल एंड सेमी जो अर्बन एरिया है वहां पे ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बैंकों को आरआरबीज के विलय का जो 4th स्टेप है वो ये है। ठीक है। तो इसमें जो है 28 आरआरबीज वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। तो आरआरबी को लेकर के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको क्या जानना है। पहली चीज तो ये जानना है कि इसमें जो कैपिटल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्पॉन्सर बैंक का 35% और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका 15%। वर्तमान में कितने आरआरबीज कार्यरत हैं, तो 28 आरआरबीज हैं। 26 स्टेट्स और 2 सेंट्रल जो यूनियन स्टेट्स हैं उसमें कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपका ये आरआरबी का चैप्टर खत्म हो गया। अब जरा देखते हैं जो डिफरेंशिएट बैंक हैं उनमें 2 इंपॉर्टेंट बैंक हैं, एक तो पेमेंट बैंक्स और दूसरा स्मॉल फिनांस बैंक्स। टू 2013 में फिनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के एक कमेटी बनाई गई आरबीआई के द्वारा। उस कमेटी का नाम था नचिकेता मोर कमेटी। इस कमेटी ने यह रिकमेंडेशन किया कि वित्तीय समावेशन के लिए बेहतर है कि कुछ विशेष बैंक बनाने चाहिए ताकि हर किसी की बैंकिंग व्यवस्था तक पहुंच सुनिश्चित हो। तो उसको ध्यान में रख करके आरबीआई द्वारा 2015 में पेमेंट्स बैंक की स्थापना की गई, पेमेंट्स बैंक। और वर्तमान में अगर आप देखें तो कुल 6 पेमेंट बैंक कार्य कर रहे हैं और इनमें से ये 6 पेमेंट बैंक की जो लिस्ट है वो आपका स्क्रीन पे है, आप वीडियो पॉज करके इन्हें देख सकते हैं। अब देखिए जरा कि इन बैंकों का काम क्या है। इनका जो मुख्य फोकस है वो फिनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल बैंकिंग तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना। तो क्या क्या ये काम करते हैं, खास तौर से जैसे देखें कि ये 2 लाख तक ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी पहले ये 1 लाख ही था, 2021 में इसे बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया। ये किसी प्रकार का कर्ज नहीं दे सकते, चेकबुक नहीं जारी कर सकते, एटीएम डेबिट कार्ड ये इशू कर सकते हैं और डिजिटल पेमेंट के जो सारे फीचर्स हैं, यूपीआई वगैरह, मोबाइल बैंकिंग, वॉलेट, ये सारी फैसिलिटी ये देते हैं। तो बेसिक बैंकिंग के लिए जितनी चीजें हैं वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मांग, जमा, एटीएम, मोबाइल वॉलेट, ये सारी चीजें ये उपलब्ध कराते हैं। कहने का मतलब ये डिफरेंशिएट बैंक हैं। तो जो यूनिवर्सल बैंक हैं, यूनिवर्सल बैंकिंग मीन्स जो कमर्शियल बैंक हैं उनसे ये कैसे डिफरेंट कैसे हैं। तो जो यूनिवर्सल बैंक हैं वो अनलिमिटेड जमा स्वीकार कर सकते हैं, जबकि जो पेमेंट बैंक हैं वो केवल 2 लाख रुपीस तक की ही ये जमा स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो है कर्ज नहीं दे सकते पेमेंट बैंक, जबकि जो यूनिवर्सल बैंक हैं वो कर्ज दे सकते हैं। ठीक है। और इनकी फुल बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध होती है, लोन्स दे सकते हैं, इंश्योरेंस दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स, ये सारी चीजें जो है यूनिवर्सल बैंकिंग में उपलब्ध होती है। तो पेमेंट बैंक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो ये है
कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई। तो नचिकेत मोर जो कमेटी है 2015 में आरबीआई के द्वारा जो है पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस देने की कार्य की शुरुआत की गई। 2016 से पेमेंट्स बैंक कार्य करना शुरू कर दिए। वर्तमान में कुल 6 पेमेंट बैंक कार्य कर रहे हैं। उनके फीचर्स हमने आपसे चर्चा कर लिया है, इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अगर जो एनबीएफसीज वगैरह हैं या कोई भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करना चाहता है तो उसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो कि मिनिमम पेड अप कैपिटल 200 करोड़ रुपए का होना चाहिए और CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका 15% और प्रमोटर्स स्टेक जो होते हैं 5 इयर्स तक एटलीस्ट 40% तक इनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि इनकी जो ब्रांचेज हैं आरबीआई की जो नॉर्म्स हैं कि कम से कम 25% ब्रांचेज ही जो है वो रूरल एरिया में ओपन करने होंगे और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी कि जो भी इनके टोटल ये कर्ज देंगे उसका 75% वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इनको उपलब्ध कराना होगा, जैसे एजुकेशन हो गया और हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, MSMEs वगैरह हो गए, उन सारे सेक्टर में इनको 75% टोटल अपनी क्रेडिट का उपलब्ध कराना होगा। खास तौर से इसमें टारगेटेड ग्रुप कौन कौन से हैं, तो जो सबसे मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स यानी कि पिछड़े हुए जो छोटे लघु सीमांत किसान हैं उनको जो है ये टारगेट करके इनको क्रेडिट उपलब्ध कराना पड़ेगा। और जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज यानी कि जो लघु और सूक्ष्म जो उद्योग हैं उनको फोकस करना होगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इनको जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनको क्रेडिट उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी जो है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे आज भी बैंकिंग व्यवस्था डेवलपमेंट तो है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जो मनी लेंडर्स हैं, महाजन साहूकार, वो कार्य कर रहे हैं। उससे उनको छुटकारा पाने के लिए सरकार ने जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उन्हें ये गाइडलाइन जारी किया था कि वो कम से कम जो है उन्हें बैंकिंग एरिया से कवर करें। ठीक है, तो अब क्या है इनका और फंक्शंस क्या हो सकते हैं, तो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट लोन्स, यानी ये अब यार देखिए जो पेमेंट्स बैंक हैं वो लोन नहीं दे सकते, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो लोन दे सकते हैं। ठीक है ना, तो डिजिटल एंड रेमिटेंस फैसिलिटीज भी ये उपलब्ध कराते हैं, ATM वगैरह, फंड ट्रांसफर की फैसिलिटीज, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा दी जाती है। तो वर्तमान में अगर देखें तो कुल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक कार्य कर रहे हैं। अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है और वो चाहता है कि वो यूनिवर्सल बैंकिंग के रूप में अपने आप को कन्वर्ट हो जाए, तो 2014 में यहाँ पे आपकी जो मेन इशू है जिसपे हमें जिसकी वजह से ये हमें टॉपिक चर्चा करना पड़ रहा है, वो इशू ये है कि तो 26 अप्रैल 2024 को आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो यूनिवर्सल बैंकिंग के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो कौन कन्वर्ट हो सकता है कि नेटवर्थ एंड एलिजिबिलिटी, तो मिनिमम नेटवर्थ क्या होने चाहिए, 1000 करोड़ रुपीस। ठीक है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट एबिलिटी पास्ट 2 फिस्कल ईयर्स में, यानी कि पिछले 2 सालों में वो हमेशा प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य कर रहे हैं। स्टॉक लिस्टिंग एंड स्टेटस, मैंडेटरी लिस्टिंग ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि उन्हें लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, इनका जो ग्रास एनपीए है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए पास्ट 2 फिजिकल ईयर्स में। नेट एनपीए जो है 1% टू पास्ट 2 फिजिकल ईयर्स में जो है वो नेट एनपीए जो है वो 1% या 1% से कम होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। कैपिटल एडिक्विटी एंड
परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, CRAR 15% जो RBI ने जो है वो निर्धारित किया हुआ, यानी कि जो कमर्शियल बैंकिंग से संबंधित जो प्रोविजन है वो फुलफिल करने चाहिए। अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें जाना चाहता है तो उसको ये जो यूनिवर्सल बैंकिंग के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो उस कैटेगरी में आने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा ख्याल है कि इस साल यहाँ से क्वेश्चंस आने चाहिए क्योंकि ये काफी चर्चा में था। अब देखिए कि जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक में जैसे क्या है, एक तो जो उस वाले ग्राफ पे हम आते हैं तो एक बार क्लियर हो जाएगा चीजें। शेड्यूल्ड बैंक की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। इसे दो पार्टों में हमने देखा, एक तो कमर्शियल बैंक और दूसरा डिफरेंशिएट बैंक। कमर्शियल बैंक के तहत ही हम लोगों ने, शेड्यूल्ड बैंक के तहत ही हम लोगों ने देखा कि ये 2 पार्ट में डिवाइड है, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसमें हमने बात कर लिया पब्लिक सेक्टर के बैंक्स की, RRBs की, और जो डिफरेंशिएट बैंक हैं उसके तहत हमने पेमेंट्स बैंक की चर्चा किया और स्मॉल फाइनेंस बैंक की चर्चा की। अब बात आती है कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स हैं भारत में, ये बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो वाणिज्यिक बैंक हैं और जो सहकारी बैंक हैं इसमें जो डिफरेंस है वो बेसिकली 2 स्तर पे है। पहला कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो संसद द्वारा किसी अधिनियम द्वारा गठित किया गया है, और जबकि जो सहकारी बैंक हैं इनको राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समितियों के अधिनियम के द्वारा इनका गठन किया जाता है। और जो कमर्शियल बैंक हैं इन पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की ऑलमोस्ट सभी धाराएं इसमें लागू होती हैं, लेकिन सहकारी बैंकों पर कुछ ही धाराएं लागू होती हैं। यानी कहने का मतलब ये कि इनका जो रेगुलेशन है और इनकी जो कार्यप्रणाली है उसमें RBI और नाबार्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो फिनांस हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फिनांस हैं उसको सुनिश्चित करने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप देखें तो भारत में जो सहकारी बैंक हैं उनको 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक तो जो शहरी सहकारी बैंक हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और दूसरा जो है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जो शहरी सरकारी बैंक हैं ये ऑलमोस्ट कमर्शियल बैंकिंग व्यवस्था की तरह ही काम करते हैं, और लेकिन जो ग्रामीण सहकारी बैंक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, इन्हें थोड़ा सा अलग व्यवस्था के रूप में काम करते हैं। तो जो राज्य सहकारी बैंक, इनका जो गठन है वो 3 स्तरीय है। पहला तो राज्य सहकारी बैंक, संबंधित राज्यों में ये शीर्ष संस्थाएं होती हैं। केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, ये जिला स्तर पे काम करते हैं, और प्राथमिक ऋण जो समितियां हैं ये ग्राम स्तर पे काम करती हैं। तो यहाँ पे आपसे जो सवाल ज्यादा आने की संभावना है वो प्राथमिक ऋण समितियों को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ये जो है क्रेडिट उपलब्ध कराते हैं, और ये अल्पकालीन क्रेडिट उपलब्ध कराते हैं दोनों। तो जिला सहकारी राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख समिति। ठीक है, तो ये आपका ट्रेडिशनल पार्ट है। इन पे आप अपने नोट्स में जाकर के इन पे डिटेल्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो आज हमने जिन चीजों पे चर्चा किया वो बैंकिंग व्यवस्था में हमने कमर्शियल बैंक की चर्चा कर लिया। यहाँ पे आपका होमवर्क क्या है, SBI का जो विकास क्रम है उसको अपने ट्रेडिशनल नोट से जाकर के सीक्वेंस वाइज चीजें को
कवर करना है, इंपीरियल बैंक से लेकर के और अंतिम में जो है आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है वहां तक की सारी चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है। दूसरा, नेशनलाइज बैंकों का डेवलपमेंट, ये भी आपके अपने नोट से जाकर के चीजों को कवर करना है। और आरआरबी का की चर्चा हमने आपसे कर ही लिया है। और कोऑपरेटिव बैंक्स में हमने आपसे जो चीजें करंट की थी उसकी चर्चा हमने आपसे कर ली। अब जाकर के आप उसके ट्रेडिशनल पार्ट को वहां से रिवाइज करिएगा। फॉरेन बैंक में विशेष कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। और जो डिफरेंशिएट बैंक में पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, सारी चीजें हमने कवर कर लिया, यहाँ पे कोई भी चीज बचा नहीं है। अब बात आती है डेवलपमेंट बैंक्स की। तो डेवलपमेंट बैंक में जो इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित जो न्यूज है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो अगली लेक्चर में हम इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।